जय हिंद गाइस. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पॉलिटी वाला पार्ट, जिसमें अगेन हम लोग एनसीईआरटी करने वाले हैं. तो यार एनसीईआरटी कर लोगे ना अगर, तो कुछ बच ही नहीं जाता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो देखो टाइम हमारे पास कम है, हमें जल्दी जल्दी से इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करनी है. तो हम टू द पॉइंट स्टडी करेंगे, नॉट ईच एंड एवरी सिंगल लाइन कि भाई नहीं सब कुछ पढ़ेंगे हर लाइन ना. इट्स लाइक कि हमें क्वांटिटेटिव वे में जाना है कि कितनी क्वांटिटी हमारे लिए क्वालिटेटिव हो सकती है, सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, है ना. सो इंडियन पॉलिटी इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली. सो कॉन्स्टिट्यूशन कहना तो बड़ा आसान लग दे रहा है कि हाँ भैया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं ETC बट व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. तो आखिर भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या. तो मैं कहूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट जो किसी भी कंट्री के गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे तो एक कंट्री गवर्न कैसे होगी. ये बात तो थी. तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलते हैं कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. उधारी का संविधान बोल देते हैं. आप में से भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि हाँ इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन ETC. बट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन योर ओपिनियन क्या ये सही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहना, या फिर गलत है आपके हिसाब से. तो आप बोलोगे मैम अब जब इतने सारे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन जो है 60+ कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें उठाई हैं, तो हम तो कहेंगे कि हाँ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इट्स ओके. बट अगर मैं ये बोलूँ कि भाई आप भारत की हिस्ट्री उठा करके देखो, आप इतिहास उठा करके देखो, 400 साल हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया. उससे पहले मुगल्स थे, उससे पहले दिल्ली सल्तनत, उससे पहले आपका मोहम्मद गौरी वाला रीजन, फिर आपके अरेबिक्स थे, उससे पहले कोई और, उससे पहले कोई और, फिर हम अपने ही किंगडम हो जाते हैं. हमारे यहाँ खुद डायनेस्टीज़ थी, राजपूत थे, चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, मौर्य थे, वर्धन थे, ये सब थे. तो फिर भाई बात ये आती है कि जब हमने ये देखा ही नहीं है, वी हैव नेवर बीन गवर्न बाय अ सेट ऑफ रूल. हम तो सिर्फ क्या थे, हम तो मोनार्की में थे. एक राजा था, वो राजा जो भी बोलता था वो सबको मानना पड़ता था. दिस इज कॉल्ड मोनार्की. तो हमें नहीं पता ना यार कि एक डेमोक्रेसी क्या होती है या एक फ्री कंट्री क्या होती है. तो हमने उन कंट्रीज की तरफ देखा जिनके पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है ना. तो फिर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन था, और अगर उनसे हमने कोई अच्छी चीज़ सीख करके अडॉप्ट कर ली अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्या वो बोरोड कहलाएगा. ऐसे तो फिर हम सबका जो नॉलेज है उसको आप बोरोड कहेंगे. क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं सपोज, क्योंकि आपको नहीं पता ना आप इस सब्जेक्ट के बारे में, आपको इस सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना. दैट इज़ वाई चूज़ कि नहीं हम मैम से पढ़ेंगे, हम यहाँ से पढ़ेंगे, वहाँ से पढ़ेंगे, और मैंने जो आपको सिखाया यू आर इम्प्लीमेंटिंग दैट, और आप अपना एग्ज़ाम निकाल ले रहे हो, है ना. थोड़ा सा मुझे जुकाम हो रहा है, प्लीज़. हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन. तो आप अपना एग्ज़ाम निकाल ले रहे हो. तो ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं भैया आपने तो बोरो किया है मेरा नॉलेज, तो फिर क्या बोलोगे आप कि नहीं मैम हमें नहीं आता, तो हमने आपसे सीखा ना. तो सेम हमें नहीं पता था, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने सीखा. 60+ कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पढ़ा, और काफ़ी सारे इंटेलेक्ट लोगों ने मिलकर के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है. ठीक है. अब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना आखिर वो कैसे बना, बात वो करते हैं. तो देखो आप बोल रहे हो
कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सेट ऑफ रूल्स, रूल्स का एक सेट जो क्या कर रहा है, हमें गवर्न कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं। अब भाई मान लो कि क्या है, किसी कंट्री में सेट ऑफ रूल्स नहीं है, या फिर मैंने बोला कि मान लो आज अचानक से मैं आपसे कह दूं कि यार तुम देख लो अपनी पढ़ाई वढ़ाई, सीरियस वीरियस तुम देखो कैसे निकालना है, क्या करना है, तो तुम तो क्लूलेस हो ना, तुम्हें पता ही नहीं क्या करना है। तो भाई ऐसे में भारत को अगर सडनली इंडिपेंडेंस दे दी जाए, अचानक से आज़ादी दे दी जाए, तो इंडिया को पता ही नहीं है कि इंडिया गवर्न कैसे होगा, है ना। तो इसलिए क्या किया गया, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था इन भाई साहब का, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम है, आप नाम याद रखेंगे, इनका नाम है क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली एक 3 मेंबर्स का ग्रुप भेजते हैं इंडिया, और उस ग्रुप का नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। कब भेजा है, 1946 में भेजा है। तो ये बोलते हैं कि भाई जाओ भारत में कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनवाओ और फिर भारत को आज़ाद करेंगे अपन। तो कैबिनेट मिशन कब आया इंडिया, 1946। सबसे पहले आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। कौन कौन, सबसे पहले हैं आपके पैथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे, दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे कौन, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों मेंबर्स इंडिया आए। अब इनको कंबाइनली बोल रहे हैं कैबिनेट मिशन। अब इन्होंने एक्चुअली 2 रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस, क्या मानना ही है वो जो इनने बोला है, दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरीबडी। फर्स्ट, दैट देयर विल बी नो सेपरेट पाकिस्तान, कि भाई कोई सेपरेट पाकिस्तान नहीं होगा। एंड सेकेंड, कि भारत का संविधान बनेगा। तो बोले संविधान कौन बनाएगा, तो संविधान बनाने के लिए होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोले ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। अब अगर मैं उस समय के इंडिया की बात करूं तो आप ये समझ लो 70% पार्ट जो है वो था ब्रिटिशर्स के अंदर, जिसको ब्रिटिश इंडिया बोल रहे थे, और बचा हुआ 30% पार्ट जो है ये आपके प्रिंसली स्टेट, जो छोटे मोटे रियासतें, रजवाड़े वगैरह ये सब होते थे ना, वो आपका प्रिंसली स्टेट्स हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहीं के लोगों से बनेगी। तो बोले कितने लोग होंगे पूरे इंडिया से, तो इन्होंने बोला कि टोटल जो लोग आएंगे इंडिया से वो आएंगे आपके 389। ठीक है, तो बोला कि 389 ही क्यों, तो मैंने बोला 1 सीट इज इक्वल्स टू 10 लाख ऑफ पॉपुलेशन। एक सीट कितने पे है, 1 लाख की पॉपुलेशन पे। बोले ठीक है चलो। तो 389 में से अगर इंडिया के 2 पार्ट हैं तो इनके भी 2 पार्ट होंगे ना। तो मैंने बोला 296 एक तरफ और 93 एक तरफ। बताओ 296 कहाँ से आए, ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा पार्ट था ब्रिटिशर्स के अंडर, और 93 कहाँ से आए, प्रिंसली स्टेट से आए। ठीक है, फिर इसमें पूछ रहे हैं कि इनको इलेक्ट किसने किया, क्या लोगों ने डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, नहीं। तो जैसे आज हमारे देश के हर राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम विधानसभा बोलते हैं, जहाँ बैठने वाले लोगों को विधायक या एमएलए बोलते हैं। तो उस समय स्टेट्स को प्रोविंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रोविंस, है ना। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उनने इनको वोट करके चुना। तो ये लोग तो कैसे हो गए, इलेक्टेड हो गए। पर प्रिंसली स्टेट का राजा जिसको बोल देगा ये तो वही लोग आएंगे ना, यहाँ थोड़ी इलेक्शन होगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा नॉमिनेटेड। तो मैं कह सकती हूँ क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड है। क्या मैं ये कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ। तो क्या ये अडल्ट सफरेज पे या अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस थी। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जब हर नागरिक वोटिंग एज जो कि भारत में 18 है वो अटेन कर लेता है और वोट कर लेता है। तो आप बोलोगे नहीं मैम, इसको तो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट किया ना। तो बोले ठीक है चलो। इसके बाद
389 का हमने दो तरीके से डिवीजन देख लिया, कौन कौन से हो गए, 296 हो गए एंड दूसरे आपके 93 हो गए, ये इलेक्टेड ये नॉमिनेटेड। इसमें से जो ब्रिटिशर्स जिन प्रोविंसेस को लीड करते थे तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स के गवर्नर हुआ करते थे, बट 4 जो स्टेट्स थे उनको गवर्नर की जगह उन्हें चीफ कमिश्नर कहा जाता था। तो वो कौन कौन से थे, तो एक था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग, तीसरा था दिल्ली मेवाड़ और चौथा था बलूचिस्तान, है ना। तो ये आप याद रखना, उस समय बलूचिस्तान प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है। तो 4 मेंबर चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से आ रहे हैं। भैया इलेक्शन हुए, कब हुए हैं ये इलेक्शन, तो ये इलेक्शन हुए आपके जुलाई अगस्त 1946 में। अब पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान देने से तो मना कर दिया, मतलब कि आपका पाकिस्तान देने से मना कर दिया, तो मुस्लिम लीग तो अभी इसी का पार्ट है। तो अब देखो इलेक्शन हो गए, कांग्रेस को मिली 208 सीट, ठीक, मुस्लिम लीग को मिली 73 और बची हुई 15 सीट कोई छोटी मोटी पार्टी थी। अब जब इलेक्शन हो जाते हैं, जिसको मेजॉरिटी मिलती है तो वो सरकार बनाता है। सरकार यहाँ भी बननी थी, बट उस सरकार को बोल रहे थे इंटरिम, क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी पीरियड के लिए बन रही है, क्योंकि जैसे ही भारत आज़ाद होगा फिर तो इलेक्शन करा के बनाई जाएगी। तो यहाँ पे कितने मेंबर्स मिलके आपकी इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाले थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और छोटे मोटे मेंबर मिलके 14 मेंबर्स की बनाने वाले थे, जो कि रिप्रेजेंटेटिव होने वाली थी इसकी। बट मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं बना रहे गवर्नमेंट, हमें नहीं बनाना इंटरिम गवर्नमेंट। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि भाई मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को क्या किया, तो 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक डे ऑब्जर्व किया जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। जस्ट अ सेकेंड, क्या नाम था, डायरेक्ट एक्शन डे इसका नाम था। क्यों डायरेक्ट एक्शन डे, क्या है मैम, तो डायरेक्ट एक्शन डे मतलब दंगे करें कुल मिला के इनने, और कुछ नहीं है। फिर जब इनने डायरेक्ट एक्शन डे कर लिया तो उनको समझ में आया कि यार लड़ाई वड़ाई जब से कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा है, एक काम करते हैं, इनके साथ में घुस कर के ही इनको इतना परेशान करते हैं कि ये खुद ही बोल दें क्या, कि भैया मुस्लिम लीग को भारत से अलग कर दो, इनको नया पाकिस्तान बना दो। तो इनने ये स्ट्रेटजी अपनाई, और ये स्ट्रेटजी अपनाने के बाद ये आ गए कि हाँ हाँ चलो चलो हम बन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पार्टिसिपेट करने के बाद इनने सच में भी इतना परेशान कर दिया कि भैया इट वाज डिसाइडेड कि हाँ क्या कर दो, इन्हें अलग कर दो। और फिर फाइनली जो माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे, उनने इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीज़न था उसका प्लान बनाया, जिसको माउंटबेटन प्लान, 3 जून प्लान या बाल्कन प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। 3 जून प्लान भी इसको कहते हैं क्योंकि 3 जून को ये प्लान लाया गया था, ठीक है। इसके बाद जब ये प्लान को पास करना था, माउंटबेटन प्लान को, तो उस प्लान को पास करने के बाद आपका एक्ट आता है, कौन सा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा एक्ट आया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या बोल दिया कि भैया 2 देश बना दिए, इंडिया बना दिया और पाकिस्तान बना दिया। फिर एक बाउंड्री कमीशन बना है जो कि बनाया है सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में। तो मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो लाइन है उसको हम रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही आपका क्या किया है, इन्होंने ही क्या किया है, आपका बाउंड्री ड्रॉ की है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया गया, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट आया उसमें क्या क्या हुआ, देखो इनने बोला कि जो प्रोविंसेस है ना उनके पास 2 ऑप्शन है। बोले क्या क्या ऑप्शन है, बोले या तो आप एक काम करो, इंडिया का पार्ट बन जाओ, या फिर पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लो। मतलब जाते जाते भी इनको चैन नहीं था, नया बीज बो के जाना चाह रहे थे, है ना। तो फिर बोले कि ऐसा इनने बोल दिया। खैर वो फिर हमारा हिस्ट्री के पार्ट है, किस तरीके से इंडिया में यूनिफिकेशन किया गया, तो वो हो गया। अब बात ये आती है कि भैया और क्या चीज़ें हुई इस एक्ट से। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल तो था ही,
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करना पड़ेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएगी पर लेजिस्लेचर की तरह भी काम करेगी, एक्ट बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो इससे पहले जब डिवीजन नहीं हुआ था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 मीटिंग हुई, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर को। मुस्लिम लीग ने सारी बाइकआउट कर दी। ये 1946 में है। तो 9 दिसंबर को कोई नहीं गया, इस वजह से एक टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिए गए सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, नॉट ऑफ इंडिया बच्चे, मैं असेंबली की बात कर रही हूँ, ये 1946 की बात है। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं, वो क्या है वो अपन आगे देखेंगे। तो ये राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, पर अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगी, तो इसलिए यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया जीवी मावलंकर। यानी कि इस पार्लियामेंट को हम लोकसभा मान सकते हैं, और लोकसभा के पहले स्पीकर बने जीवी मावलंकर। तो व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज एक्टिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का काम कर रही है, तो अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। पर जब ये काम कर रही है लेजिस्लेटिव बॉडी का, पार्लियामेंट का, तो अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, ये याद रखना है। फिर ये जब मुस्लिम लीग ने ज्वाइन कर लिया था ना, लियाकत अली, अब्दुल रहमान निश्तर, असफ अली, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर और गजनफर अली खान, तो ये आपके मुस्लिम लीग की तरफ से मेंबर आए थे, ये याद रख लेना। हालांकि फिर आज़ादी ही हो गई, ख़त्म ही हो गई कहानी, तो फिर कोई दिक्कत हुई नहीं। हम फिर पढ़ेंगे कि हमारे जो भारतीय थे कौन कौन से पहले मिनिस्टर्स बने हैं, हम वो देखेंगे। तो भैया देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्या नीड थी कॉन्स्टिट्यूशन की? अच्छा हाँ, जो 389 का मेंबरशिप थी वो अब कितनी हो गई? 299, क्योंकि 90 लोग कहाँ चले गए? पाकिस्तान। तो अब ये 299 लोग मिलकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की भैया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्री को गवर्न कर पाना जो है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक प्रॉपर लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, ये सारे होना चाहिए। फिर सबसे ज़्यादा जो हमारे कहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें उठाई गई हैं, वो उठाई गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी, फिर जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और इस तरीके से ये कहानी चली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन पर बेस्ड थी, ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है। फिर यहाँ पर 296 मेंबर आने थे, जिसमें 292 गवर्नर प्रोविंस और 4 जो हैं वो आपके चीफ कमिश्नर के प्रोविंस से आए थे, और 93 मेंबर्स कहाँ से? आपके प्रिंसली स्टेट्स के, राइट। वो नॉमिनेटेड थे। फिर मैंने बोला कि ये नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, हर प्रोविंस में सीट जो है वो रिजर्व थी, मुस्लिम, सिख और जनरल मतलब इनके अलावा जो भी होंगे वो। बट अब डिवीजन हो गया, तो हमारे पास जो मेंबर बचे हैं वो 299 मेंबर्स ही बचे हैं, जिनको अब क्या किया गया, इन 299 मेंबर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ताकि भैया आगे काम किया जा सके। क्या काम? कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने तुम सबको, मान लो एक क्लास है, उस क्लास में जाके बोल दिया ये काम करो, ये किताब लिखो। तो जब तक आपके बीच में काम डिवाइड नहीं होगा तो आप कैसे करोगे बताओ? तो काम डिवाइड करना इंपॉर्टेंट था ना, समझे? तो काम डिवाइड कर दिया, हर कमेटी को क्या किया? छोटा छोटा काम दे दिया। छोटा छोटा क्या मतलब? कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट लिखने का काम दे दिया। अब इनमें से मैं आपसे कहूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी वॉज ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि एक 7 मेंबर कमेटी थी। इसके चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर। वैसे तो 24 कमेटीज़ बनी थी, बट 13 जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। और ये आपका 29 अगस्त 1947 को बनी है ना। कौन अध्यक्ष कौन है? B.R. अम्बेडकर। 7 मेंबर हैं, और इस कमेटी ने ही सबसे ज़्यादा काम किया। अब 7 मेंबर्स कैसे याद करें मैम? इतना आसान है। देखो, जिस किसी के भी नाम में भगवान कृष्ण का नाम आया, अभी आगे बताऊंगी, कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी, T.T. कृष्णमाचारी, माधव राव, ठीक है, सारे नाम ऐसे मिलेंगे जो भगवान कृष्ण के सिमिलर होने वाले हैं। ठीक, फिर इन सारी कमिटीज़ ने मिलकर के काम किया भैया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, एंड फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के तैयार हो गया, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को क्या कर लिया? लागू कर लिया। अब कमेटी देखो, राजेंद्र प्रसाद किस किस के अध्यक्ष है? रूल, प्रोसीजर, स्टीयरिंग और फाइनेंस कमेटी। इसमें स्टीयरिंग और रूल प्रोसीजर याद रखना।
ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट कमेटी हैं जहाँ पे यूनियन का नाम आ जाए, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ जवाहरलाल नेहरू, ड्राफ्टिंग हमने देख लिए हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, यूनियन और स्टेट जवाहरलाल नेहरू। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, फिर इसकी सब कमेटी भी देखो, फंडामेंटल राइट पे, माइनॉरिटी पे, नॉर्थ ईस्ट रीजन पे, सब कमेटी के अध्यक्ष अलग है, तो वैसे पूछे नहीं जाते बट आप चाहो तो याद रख सकते हो। फिर एक ना नेशनल फ्लैग के लिए एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, तो उसके भी कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं जो याद रखनी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसने अपना कंसेशनल मैनर में काम करना शुरू किया, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, एंड फाइनली जैसा कि मैंने बोला 2 year 11 months and 18 days में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो काफ़ी सारे चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। ठीक है, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला कंसेप्ट मैं आपको प्रियम्बल में ही पढ़ाऊंगी। देखो कुछ चीज़ें याद रखना है आपको, क्या कि सिंबल क्या था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो वो था आपका एलिफेंट। सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एलिफेंट। किसने लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से? तो इट इज़ प्रेम बिहारी रायज़ादा, इंग्लिश में है ना, और हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्य। और जो कैलीग्राफर नहीं, जो डिज़ाइनर, कैलीग्राफर तो यही हुए, जो आसपास पेज को ब्यूटिफिकेशन का काम किया हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों में, ही वॉज नंदलाल बोस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। कौन थे? नंदलाल बोस थे। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेशन, आपको ये वाला जो फर्स्ट है इसमें 9, 11 और 13 की तीनों मीटिंग याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो मीटिंग है 24 जनवरी को हुई थी और 26 जनवरी को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर लिया गया था। ठीक है, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ यहाँ पे हैं। अब देखना, आपको एक नाम याद रखना है राजकुमारी अमृता कौर का। राजकुमारी अमृता कौर जो हैं ये भाई एकमात्र वो थी क्या? फीमेल मिनिस्टर थी हमारी पूरी की पूरी जो कैबिनेट थी पहली उसमें। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे कि भैया जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीज़ें जो है वो ली गई, तो आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने ली हैं, तो वो हम कल कवर अप करेंगे। अभी आज की क्लास में थोड़ी बेसिक और थोड़ी छोटी रख रही हूँ ताकि तुम्हें आसान हो समझने में। तो कल हम पूरा कैबिनेट भी याद कर लेंगे, शेड्यूल्स याद कर लेंगे और सोर्सेज भी याद कर लेंगे। ठीक है।